जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसे हम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कच्छावा वंश के बारे में पढ़ा था और कच्छावा वंश के शासकों के बारे में पढ़ा। आज हम जैसलमेर का भाटी राजवंश है इसके बारे में चर्चा करेंगे और उम्मीद है यहाँ से भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि ढाई शाह का हुआ था जैसलमेर में, उसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसे पढ़ने से पहले हम एक बार कच्छावा वंश को रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है ना। जितना रिवीजन करोगे उतना ही काम आएगा। तो एक बार क्विकली रिवीजन हम कर लेते हैं। आमेर का कच्छावा वंश हम लोगों ने कल पढ़ा था। प्रिंस वंश के प्रतापी शासक पढ़े थे। तो कच्छावा वंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से ये कच्छावा खुद मानते हैं। और सूर्यमल विष्णु ने कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण कुरुम वंशी कहते हैं, और जो साधारण भाषा में कच्छावा कहलाने लगे। ढूंढाड़ प्रदेश में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और कच्छाओं ने मीणाओं तथा बड़ गुजरों को शुरू में हराया और इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कच्छाओं की कहाँ पर रही? दौसा में रही। ये आपको ध्यान में रखना है। कच्छावा प्रारंभ में शुरू में चौहानों के सामंत थे और 1137 में दुल्हे राय ने बड़ गुजर को हराकर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित कर लिया। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। और दुल्हे राय ने जमवा रामगढ़ में मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन कई बार आता है। दुल्हे राय ने राजधानी किसे बनवाया? जमवा रामगढ़ को। 1207 में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। फिर पहला शासक आता है बारमल। बारमल आमेर का शासक बना था 1547 में और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये मतलब शासक बना और उसे एक मजबूत सहारे की आवश्यकता थी। तो इसने मुगलों की ये शरण में चला गया और उसे सहारा मिला अकबर के रूप में। और ये बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। और अकबर जब जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा करने के लिए आया था, तब बारमल गया था सामने इनके सांबर झील में। सांबर एक जगह झील भी है और जगह भी, वहां अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया 1562 में, जो बाद में मरियम उजमानी के नाम से जानी गई। और जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। और 1562 में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह से इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, ये बारमल है। कल भी हमने बात करी। फिर भगवान दास का टाइमिंग 1573 से 1599 है। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था भगवान दास ने। और 7 वर्ष तक ये पंजाब का सूबेदार रहा। और 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किसने कर दिया? भगवान दास ने। और खुसरो जो साझा हुआ था वे मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। तो 1599 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, बस रिविजन कर रहे हैं। मान सिंह 1599 से 1614 है। 12 वर्ष की उम्र में ये मुगलों की सेवा में आ गया था। अकबर एवं जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा मान सिंह ने की थी। अकबर का रणथंभौर अभियान था 1569 में। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध इसमें मान सिंह ने भूमिका निभाई। और गुजरात अभियान के दौरान महाराणा प्रताप को मनाने संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर मान सिंह गए थे। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया, क्योंकि प्रताप माना नहीं था। और अकबर के नवरत्नों में मान सिंह सम्मिलित था। ये भी आपको ध्यान में रख। तो नवरत्नों में भी ये सम्मिलित था कौन? मान सिंह। ये आपको ध्यान में रखना। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद यानी बेटे की उपाधि दी और 7,000 का मनसब प्रदान किया। और 1599 में जब ये बिहार का सूबेदार था मान सिंह, तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। और 1599 में आमेर का शासक मान सिंह को बना दिया जाता है। मान सिंह ने 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार इसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। और मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हो जाती है। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने मानचरित महाराज कोश नामक ग्रंथ की रचना, मतलब ग्रंथ भी इसके टाइम रचे गए थे। ठीक है। फिर इसके समय एक मुरारी दान था जिसने मान प्रकाश लिखा। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी। मान सिंह की एक रानी थी कंकावती, जिसने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किताबें अभी हमें लाइन टू लाइन देखनी है, क्योंकि बेसिक के लिए हमें एक बार यही पढ़ना है। एक्स्ट्रा में नहीं बताऊंगा, मुझे बताए अगर एक्स्ट्रा चीजें बताने लगे तो फिर ये किताबें लंबी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है इस किताब से आ रहे हैं, तो हमें विद्वान नहीं बनना। एक बार ये किताबें देखनी है, उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा चीजें देख लेंगे। फिर मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667, 11 साल की उम्र में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेना में रहे थे। ये 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध इसे दक्षिण में भेजा गया, जहाँ इसने वीरता का परिचय दिया।
1629 में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया मिर्जा राजा जय सिंह ने। 1603 में खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान में ये गया, तो इसके अभियान आपको ध्यान में रखना है। 1637 में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। बाद में उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया मिर्जा राजा जय सिंह को। बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को हरा दिया। उत्तराधिकार के युद्ध में के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेज दिया। इसको मिर्जा राजा जय सिंह को। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में ये सफल रहे। जय सिंह ने कहा था कि हम शिवा को एक वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह प्रतापी शासक था, क्योंकि जिस शिवाजी ने अफजल जैसे सेनानायक को हराया उनको मनाने में सफल रहे जय सिंह, उनसे किला छीनने में सफल रहे मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, अंत में एक पुरंदर की संधि होती है जिसमें कुछ शर्तें तय हो जाती है और ये संधि मिर्जा राजा जय सिंह की दूरदर्शिता की एक पराकाष्ठा थी। अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और विद्वानों का सम्मान करता था। कवि बिहारी जो रीतिकालीन कवि है इसी के दरबार में थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना लिखी बिहारी नामक कवि ने। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। 1700 से 1743 इसका शासनकाल है सवाई जय सिंह का। 3 दिसंबर 1687 को जन्मे जय सिंह प्रथम की तुलना वीरता और वाकपटुता में अधिक मात्रा में पाकर इसका नाम सवाई जय सिंह औरंगजेब ने रखा था, क्योंकि जय सिंह से बढ़कर था, सवैया था। जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे फिर सवाई लगाने लगे। 1700 में जय सिंह ने आमेर का राज्य संभाला और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और जब उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मौजम जीत गया जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना। और इसने आमेर पहुंचकर जो विजय सिंह था जय सिंह का भाई था इसको शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया, क्योंकि इसने समर्थन नहीं किया तो दूसरे को शासक बना दिया। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने पुनः आमेर प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी बाद में आमेर का शासक इसे स्वीकार कर लिया सवाई जय सिंह को। ये फर्रुखसियर 1773 में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं और जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में एक सम्मेलन बुलाया गया। क्यों? क्योंकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, लेकिन आपसी अविश्वास था तो ये योजना कार्य रूप नहीं ले सकी। और सवाई जय सिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में भी हस्तक्षेप किया था, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया था। तो जय सिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता भी करी थी और 1743 में इस जय सिंह की मृत्यु हो गई और इसने 7 मुगल शासकों का काल देखा था। 1725 में जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई जिसका नाम जीज है। मोहम्मद सही रखा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उसने जय सिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस में वेधशालाएं भी बनवाई और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इस जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया और जय सिंह ने बंगाली वास्तुशास्त्री विजयदर से एक नगर का नक्शा बनाकर 1727 में आयताकार खंडों से एक नए नगर का निर्माण करवाया जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये अंतिम हिंदू नरेश था सवाई जय सिंह, जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया और 1734 में नारगढ़ के किले का निर्माण करवाया और बाद में जयगढ़ के किले में एक जय बाण तो भी इसी सवाई जय सिंह ने रखवाई। सवाई जय सिंह ने चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण करवाया और सवाई जय सिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु और युद्ध विवाह की मान्यता हेतु नियम बनाए थे और सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए थे। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश और इसके प्रतापी शासक। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको भी रिवीजन पे फोकस करना है। जैसलमेर का भाटी राजवंश, तो इसमें क्या है, छोटा सा दे रखा है लेकिन ये छोटा सा भी काम का है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है, यानी ये अपने आप को चंद्रवंशीय यादवों से जोड़ता है जैसलमेर का भाटी राजवंश। और अपना संबंध किसे जोड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। तो स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित ये मानते हैं और अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। ये क्वेश्चन आया है कि जैसलमेर भाटियों का नियमित इतिहास कौन से शासक के टाइम से मिलता है? तो विजयराज से। तो ये नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ
वीर गति को प्राप्त हुआ। तो नियमित इतिहास विजयराज के शासनकाल से मिलता है और विजयराज का पुत्र भोज हुआ था, वे गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और वीर गति को प्राप्त हो गया और उसका उत्तराधिकारी बना जैसल, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर की नींव किसने रखी? जैसल, ये भाटी वंश का शासक था, इसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता है कि ढाई शाखा कौन से किले में हुआ? तो जैसलमेर के किले में ढाई शाखा हुआ था। और पहला शाखा जैसलमेर के मतलब शाखा कौन कौन सा देख लो, वो भी दे रखा है। पहला शाखा हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया उस टाइम हुआ था। मतलब पहला शाखा हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय। किसने हमला किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ। पहला मूलराज, दूसरा रावल दूदा के समय जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। पहला तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ठीक है। दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, उस टाइम शासक था रावल दूदा। तो क्वेश्चन आता है जैसलमेर का पहला शाखा हुआ तब जैसलमेर के शासक कौन थे? मूलराज। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शाखा हुआ तब शासक कौन थे? रावल दूदा। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। और तीसरा अर्ध शाखा हुआ। तीसरा कैसा? आधा शाखा हुआ, जो 1550 में हुआ, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कांधार के शासक अमीर अली को शरण दी। मतलब तीसरा शाखा कब हुआ? आधा शाखा 1550 में, जब जैसलमेर का शासक था लूणकरण, उसने कांधार के शासक अमीर अली को शरण दी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। यानी अमीर अली को तो एक तो शरण दी, बाद में इसने विश्वासघात करके लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे। लूणकरण तो मारा गया लेकिन लास्ट में भाटी जीत गए, अतः जौहर नहीं हुआ। भाई जीत होगी तो जौहर जौहर नहीं हुआ। जौहर क्यों होता था? भाई जो आक्रांत थे वो स्त्रियां उनसे बचने के लिए अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती थी, लेकिन इनकी विजय हो गई तो जौहर नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो गया? शाखा ही हुआ था। मतलब ये अंतिम रूप से विजय हो गए तो आधा शाखा हुआ। ये घटना अर्ध शाखा कही जाती है। तो आपको ध्यान में रखना, आधा शाखा जैसलमेर के शासक लूणकरण था उस टाइम, जिसने अमीर अली को क्या दी थी? शरण दी थी, जिसने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर ही आक्रमण कर दिया और भाटी अंत में विजय रहे और जौहर नहीं हुआ। ये घटना अर्ध शाखा कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार यानी 1570 में हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। ये क्वेश्चन एक बार आया है। तो जैसलमेर के भाटी शासक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। और हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता 1570 में स्वीकार करी थी। वैसे ही मारवाड़ का अपना शासक था कौन? कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल, जो पहला राठौड़ शासक था। ये भी आपको ध्यान में रखना। वापस देख लो एक बार जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है, ठीक है। और विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। सीधा क्वेश्चन आ रखा है कि किस भाटी शासक के टाइम से जैसलमेर के भाटी राजवंश का इतिहास नियमित मिलता है। हूबहू क्वेश्चन आ रखा है किसी एग्जाम में, तो विजयराज का नाम ध्यान में रखना है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, जो गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर का इतिहास ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। पहला शाखा मूलराज के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। तीसरा शाखा अर्ध शाखा 1525 में हुआ, शासक था लूणकरण, जो कंधार का शासक था अमीर अली। कौन था? कंधार का शासक अमीर अली था, जिसको इसने शरण दी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया और अंतिम रूप से भाटी जीत गई, इसलिए जौहर नहीं हुआ। इसलिए ये घटना अर्ध शाखा कहलाती, जौहर नहीं हुआ, ठीक है ना। अकबर का नागौर दरबार था 1570। हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और भाटी वंश का यानी जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। ये आपको ध्यान में रखना। अगला है भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर के जाट राजवंश में दो तीन शासक है जो इम्पोर्टेंट है, उनकी बात हम अब करेंगे। भरतपुर का जाट राजवंश एवं इसके प्रतापी शासक। भरतपुर का जाट राजवंश है। तो जाट एक कर्षक जाति, कैसी जाति है? कर्षक जाति है, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो राजनीतिक शक्ति के रूप में जाटों का उत्थान कब हुआ तो पूछ ले, तो औरंगजेब था मुगल सम्राट, उसके शासनकाल में हुआ था। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था।
गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 में राजा राम की मृत्यु हो गई। उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो जाट शुरू से एक कृषक जाति थी जो खेती वगैरह करती थी, लेकिन इसका राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। क्यों हुआ था कि 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल था एक नेता इनका, जिसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। लेकिन गोकुल इस विद्रोह में मारा गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। बाद में 1688 में राजा राम की भी मृत्यु हो गई। उनका भतीजा था चूड़ामन, जिन्होंने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो अब हम चूड़ामन से पढ़ेंगे। चूड़ामन का टाइमिंग 1695 से 1721 है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। ये भी क्वेश्चन शायद रीट में पूछा गया है। भरतपुर के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सूरजमल नहीं था, चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया था। मुगल सम्राट ने कच्छावा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो थून के किले का निर्माण किसने करवाया? चूड़ामन ने। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछ रखा है। तो वापस देखो, चूड़ामन यानी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था पूछ ले तो चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को क्या कर दिया? झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कच्छावा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। और थून नामक स्थान पर किला किसने बनवाया? चूड़ामन ने। जाट जाति का स्वतंत्र यानी स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक पूछ ले तो चूड़ामन था। ठीक है। मुगल नरेश ने भेजा था किसको? बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। फिर है बदन सिंह। बदन सिंह का टाइम है 1723 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीर प्रदान की। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जय सिंह ने बदन सिंह को किसकी उपाधि दी? ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और उसे जागीरें भी दी थी। तो बे से बदन सिंह, बे से ब्रजराज। ठीक है। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? जय सिंह ने। बदन सिंह ने डी को अपना निवास बनाया, वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाए। अब पूछ ले, डी को अपना निवास किसने बनवाया? बदन सिंह ने। और वहां एक सुंदर गढ़ का निर्माण करवाया। इन डी के किले का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। और डी के जल महल भी बनाए, बाग बगीचे लगाए। डी के जल महल प्रसिद्ध है, जो किसने बनाए? बदन सिंह ने। डी के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वेर में भी दुर्गों का निर्माण किया। यानी डीग में तो दुर्ग बनाया ही बनाया, इसके अलावा कुम्हेर का दुर्ग भी बदन सिंह ने बनाया, भरतपुर में बनाया, वेर में भी दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट, कच्छावा, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 में डीग में बदन सिंह की मृत्यु हो गई। तो बदन सिंह के बारे में एक बार और देख लो। ये चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी और जागीरें भी प्रदान करी। बदन सिंह ने डी को अपना निवास बनाया और वहां एक गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनवाया। यानी डी के जल महल प्रसिद्ध है, किसने बनाए? बदन सिंह ने। डी के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर और वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह खुद शांति प्रिय शासक था। उसने जाट, कच्छावा, मैत्रीकर राज्यों का विस्तार किया और 1756 में बदन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर है महाराजा सूरजमल। इनसे तो क्वेश्चन आए नहीं आए हो ही नहीं सकता, इंपॉर्टेंट है। 1756 से 1763 इनका कार्यकाल अनिवार्य रूप से याद रखना है। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यानी सूरजमल बदन सिंह का ही पुत्र था और उनका उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण कराकर उसे अपनी राजधानी बनाई। यानी सूरजमल ने भरतपुर में एक नवीन गढ़ यानी किला बनाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। इसने जयपुर के साथ मित्रतापूर्ण और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकार युद्ध 1797 से 50 में उसने ईश्वर सिंह के पक्ष में युद्ध किया। यानी चलो वापस देख लेंगे, एक बार देख लेते हैं। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया। यानी 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने कौन गए? महाराजा सूरजमल। मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वे भरतपुर लौट गया। मराठों के पक्ष में लड़ने गए, लेकिन मराठा
जो सेना नायक था सदाशिवराव भाऊ, उनके व्यवहार से ये अप्रसन्न हो गए तो भरतपुर वापस आ गए। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। यानी पानीपत की जो युद्ध हुआ था उसमें मराठे हार गए थे, लेकिन मराठों को सूरजमल ने शरण दी, सहायता दी। लेकिन देखो ये सेना नायक ने इनके साथ क्यों व्यवहार किया, फिर भी सूरजमल ने इनको शरण दी, सहायता दी। 1763 में रूहेलों के युद्ध में इसकी मृत्यु होगी। यानी 1763 में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था जिसमें महाराजा सूरजमल की क्या होगी, मृत्यु होगी। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। इस युद्ध में इनका प्रतिद्वंदी कौन था, नजीब खान था, ध्यान रखना है। रूहेलों के युद्ध में इनका प्रतिद्वंदी कौन था, नजीब खान, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया। मतलब जब तक नजीब खान को लगा नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई नहीं, 100% लगा, तब इन्होंने विश्वास किया। ये सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। मतलब उन्हें लगा कि सूरजमल की मृत्यु नहीं हुई है, खौफ था सूरजमल का। ठीक है, महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए काली रंजन कानूनगो ने लिखा है, ये लाइन ध्यान में रखना, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये कथन पूछा जा सकता है। काली रंजन कानून को का है, खाली कानून को भी ध्यान में रखोगे तो भी आपका काम चल जाना है। तो एक बार सूरजमल वापस देखेंगे हम। सूरजमल 1756 से 1763, सूरजमल बदन सिंह के पुत्र थे तो उत्तराधिकारी बने। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनवाया। जयपुर के साथ इन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार अपनाया और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। किसने, सूरजमल ने। जय सिंह की जब मृत्यु हो गई और जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकार युद्ध हो रहे थे 1793 से 50 तक, तो इसने ईश्वर सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। ठीक है, ईश्वर सिंह, माधो सिंह, चलो यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो आपके कंफ्यूजन होगी। तो दो भाई लड़ रहे थे तो ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था सवाई जय सिंह ने। और 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में भी लड़ने कौन गया, महाराजा सूरजमल। मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वापस भरतपुर लौट आए। पानीपत के युद्ध में जब मराठे हार गए तो सूरजमल ने इन्हें शरण दी और सहायता दी। 1763 में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई और इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। इसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया कि भाई इनकी मृत्यु हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि इसे डर था। तो ये एक बहुत बड़ा खौफ का उदाहरण है कि सूरजमल का कितना खौफ था। कानूनगो ने इसके बारे में क्या लिखा कि उसमें अपने जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ठीक है साथियों, हमने भरतपुर का जाट वंश था उनका देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करौली का यादव वंश है, फिर परमार वंश है, फिर मराठों का राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। देखो मैं इनको लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं नोट्स बता देता आपको सीधे, लेकिन ये सबसे टेढ़ा काम है। फिर भी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आप सुन लेना, इनको सुनोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। बाकी नोट्स हम पढ़ा देंगे बाद में। फिर क्या, नोट्स थोड़े ज्यादा है, वो ज्यादा है, वो चीजें इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन इनसे क्या है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस पे थोड़ा फोकस है। तो आपको ये किताब अच्छे से पढ़नी है। मेरा वेट करो ना करो, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आपको बार बार इसे पढ़ना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करौली का यादव वंश के साथ। जय हिंद, जय भारत।